हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत हैं, ये संविधान के भाग 4 से कहाँ से संविधान के भाग 4 में हैं और ये अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हैं। इसकी जो प्रेरणा है यानी कि ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद बात आती है कि क्या जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको न्यायालय का संरक्षण है। हालांकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते और ना ही इनमें कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त है इन्हें, लेकिन फिर भी ये देश में शासन करने और जो सिद्धांत बनाने या कानून बनाने में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जो है ये काफी देश के शासन में मूलभूत भी हैं और इसके अलावा इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो शासन के लिए काफी जरूरी हो जाते हैं। तो भारत के संविधान में अगर कल्याणकारी कार्य करने हैं तो उसके लिए नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया गया है। कल्याणकारी राज्य का मतलब ये कहना चाहते हैं कि हम सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हैं अपने राज्यों में। तो उन्हें बनाए रखने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता होती है इस संविधान के माध्यम से। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो लोगों के लिए भी काफी जरूरी हैं। उनको देश में शासन या देश में भाग लेने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। कौन सा शासन? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो एक्ट आया था उस टाइम पे, भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आया था। उसमें एक अनुदेश प्रपत्र हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? अनुदेश प्रपत्र। तो ये किसे दिए जाते थे उस टाइम पे? ये जो है भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे, अनुदेश प्रपत्र हुआ करते थे। यहीं से ये जो नीति निर्देशक तत्वों का कॉन्सेप्ट आया है ये यहीं से आया है। लेकिन कुल मिला के जो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो काफी जरूरी सिद्धांत बन जाते हैं हमारे लिए, जिससे कि एक तो ये लागू कराने के लिए न्यायालय तो लागू कर ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन न्यायालय की भी काफी पाबंदी बनती है। या अगर कोई कानून जो है वो न्यायालय का पालन नहीं करता है, कोई कानून जो कानून है अगर कोई कानून और वो नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो नहीं करता है तो फिर वो कानून को अवैध करार दिया जाता है। कैसा? अवैध बना दिया जाता है। ठीक। अब जब अवैध बन गए तो ये किस लिए बनाए गए? समाज की भलाई के लिए। ठीक है, ये बनाए गए थे हमारे समाज की भलाई के लिए कि जिससे कि कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो। इसके अलावा इन्हें राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जिससे कि लोगों का भला हो सके। जब वोट मांगने जाते हैं अगर कोई सरकार अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करती है तो जब वो वोट मांगने जाएंगे तो जो सामने वाला व्यक्ति है जिससे वोट मांगेंगे वो भी तो उसको कह सकता है कि आपने हमारी ये मांग पूरी नहीं की, जो उसे नीति निर्देशक तत्वों के थ्रू प्राप्त है। हालांकि इसे एक तरीके से संविधान का भाग भी नहीं कह सकते क्योंकि इसे न्यायालय शक्ति प्रदान नहीं है, इसलिए इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। हालांकि मौलिक अधिकारों को चुनौती दी सकती है बट नीति निर्देशक तत्वों को नहीं दी जा सकती है। जो राज्य सरकार के द्वारा है, ये जब राज्य सरकार लागू करती है इसको उसी के बाद ही नागरिक को ये प्राप्त हो जाते हैं। अब जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित आर्टिकल्स देख लेते हैं। और आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे 36 से 51 तक चलते हैं। हालांकि जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 38 से लेकर 51 तक। तो उनके बारे में भी जानते हैं। उसी से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 38 से। तो आर्टिकल 38 ये कहता है कि जो राज्य है वो सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, और जिससे कि सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित हो सके और संरक्षित हो सके, जिससे कि लोगों का कल्याण हो। तो ये सब करने का काम राज्य करेगा, और ये हमारा पहला नीति निर्देशक तत्व आ जाता है यहीं से। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 39, और आर्टिकल 39 के 3 पार्ट हैं, एक 39A, 39B और 39C। तो हमने आर्टिकल 38 देख लिया कि जिससे कि लोगों को सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर सकें, ये हमारी पावर जो दी थी आर्टिकल 38 में दी गई। हालांकि इन आर्टिकल्स को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 39 के जो 3 पार्ट है उनमें पहला पार्ट आता है 39A। तो इसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा। उसके अलावा अगर वो कोई केस होता है उसके ऊपर, या उसके खिलाफ कोई केस हो रहा है, या वो किसी के खिलाफ केस करता है, तो उसको निःशुल्क न्यायिक सहायता यानी कि सरकारी वकीलों के द्वारा प्राप्त होगी। उसके अलावा अगर कोई समान कार्य कर रहा है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का भी जो प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 39A के तहत किया गया। उसके बाद आर्टिकल 39B आता है, जिसमें सार्वजनिक हित के लिए जो धन है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो आती है, यानी कि जिसे हम सार्वजनिक धन की बात करते हैं, उसका स्वामित्व और नियंत्रण करने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हालांकि ये एक नीति निर्देशक तत्व का ही बात आती है, इस पे कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। उसके बाद आर्टिकल 39C के तहत जो धन वितरण है, अगर वो धन का बंटवारा होता है तो वो सब लोगों में समान धन का वितरण होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 40 पे चलते हैं। आर्टिकल 40 ये कहता है कि जो राज्य द्वारा ग्राम पंचायतें हैं उनको स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेंगे, ये आर्टिकल 40 में बोला गया है। कुल मिला के ये कहा गया आर्टिकल 40 में कि ग्राम पंचायतों का संगठन हो सकता है। उसके बाद आर्टिकल 41 में ये कहा गया कि जो कुछ दशाएं हैं, मान लीजिए जैसे बेरोजगारी है, बुढ़ापा है, बीमारी है या विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार भी सुरक्षित कर दिया गया, कि इन लोगों को भी जो कार्य है वो समान कार्य प्राप्त होगा, समान शिक्षा प्राप्त होगी, और अगर कोई सार्वजनिक सहायता उन्हें जरूरत है तो वो भी राज्य कर सकता है, और ये आर्टिकल 41 के तहत कहा गया। आर्टिकल 42 में ये कहा गया कि जो राज्य द्वारा काम की न्याय संगत कोई प्रकृति है, यानी कि मानवोचित दशाएं हैं अगर, और मातृत्व यानी कि प्रसूति वाली बातें आती हैं, तो उनमें भी प्रावधान करेगा कौन? राज्य। इसी तरीके से 15 अगस्त 1995 में एक 1995 में एक राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम आया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के, ये जो अनुच्छेद 41 है आर्टिकल 41, इसी के तहत राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम आया था, यानी कि इसे कह सकते हैं नेशनल सोशल प्रोग्राम जो था, नेशनल सोशल प्रोग्राम, ये किसके तहत आया था? आर्टिकल 41, यानी कि सार्वजनिक सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये जो चीजें थी, इसमें जैसे 5 योजनाएं शामिल हो सकती हैं। पहली योजना आती है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, या राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, या राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, या अन्नपूर्णा योजना, और इस टाइम प्रेजेंट में एक योजना चल रही है गरीब कल्याण योजना। ये सब जो सहायताएं हैं, सार्वजनिक सहायता, ये सब अनुच्छेद 41 के तहत दी जाती हैं। हालांकि इन्हें कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और ना ही न्यायालय इनमें जांच करता है, क्योंकि ये जो सहायताएं हैं ये सब नीति निर्देशक तत्वों के तहत दी जाती हैं, जिससे लोगों का सार्वजनिक कल्याण हो सके। अब आर्टिकल 43 पे चलते हैं। आर्टिकल 43 ये कहता है कि राज्य में जितने भी कामगार लोग हैं उन्हें एक तो योग्य मजदूरी मिलेगी, प्लस उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, और लास्ट में कुटीर उद्योग जो हैं, छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग जो होते हैं, उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए, जिससे कि सामाजिक उन्नति हो सके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 44। इसमें एक समान सिविल संहिता की बात की गई, यानी कि जितने भी भारत के राज्य क्षेत्र हैं सब में नागरिकों को एक समान तरीके की नागरिक संहिता यानी कि नागरिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
तो सिविल सुरक्षा की बात की गई इसमें कि व्यक्तियों को समान सुरक्षा प्रदान की जाए नियम के तहत। इसके बाद आर्टिकल 45 आता है और आर्टिकल 45 में ये बोला था कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर, जब लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 10 वर्ष के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनको 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य बनाया गया था। इसे आर्टिकल 45 में दिया गया, लेकिन इसमें संशोधन किया गया क्योंकि कहने की बात थी कि आर्टिकल जो संविधान लागू हुआ था उसके 10 वर्ष के अंदर काम करना था, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया और इसे वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया और इसकी विषय वस्तु को बदलकर प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत यानी कि आर्टिकल 21A के तहत डाल दिया गया। और आर्टिकल 21A में जो बच्चे कवर किए गए इसे एक तो मौलिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 21A में ये कहा गया कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, 6 टू 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी जब तक कि वो योग्य ना बन जाएं, 14 वर्ष तक के ना हो जाएं। हालांकि इसमें कुछ न्यायिक प्रतिबंध या फिर ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के तहत प्रतिबंध भी लगाए गए कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि उनका शिक्षा स्तर बढ़े और जो पेरेंट्स हैं वो शिक्षा को प्रोत्साहन करें। उसके बाद आर्टिकल 46 पे चलते हैं। आर्टिकल 46 आएगा। आर्टिकल 46 स्टार्ट होगा। आर्टिकल 46 के तहत ये कहा गया कि राज्य समाज के कमजोर वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जाति हो स्पेशली और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और जो अन्य कमजोर वर्ग हैं, इनको एक तो शैक्षिक अधिकार प्रदान करेगा और आर्थिक हितों को मोस्टली बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। ये आर्टिकल 46 के तहत नीति निर्देशक तत्व प्रदान किया गया। इसके बाद आर्टिकल 47 में ये कहा गया कि जो लोगों का पोषण स्तर है और जीवन स्तर है उनको ऊपर उठाएगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री की 5 लाख योजना है कि 5 लाख तक का जो इलाज है वो मुफ्त होगा, वो योजना एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 47 के तहत जो लागू की गई है। इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो, समाज के और पोषण स्तर, या ये भी कह सकते हैं जो मिड डे मील की योजना है जो बच्चों को प्रदान की जाती है, मिड डे मील की योजना, तो ये है तो एक नीति निर्देशक तत्व यानी कि एक सामाजिक योजना ही है सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए। अब आर्टिकल 48 पे चलते हैं। आर्टिकल 48 ये कहता है कि जो कृषि है और पशुपालन है उनको इकट्ठा किया जा सकता है, यानी कि संगठित करेंगे, उन्हें ऐसे ही नहीं फिरने देंगे ताकि वो आवारा पशु कहलाएं, बल्कि उनका उपयोग और उन्हें संगठित करके उन्हें रक्षा प्रदान करेंगे। इसी के साथ आर्टिकल 48A जोड़ा गया संविधान में एक संशोधन के द्वारा और ये कहा गया कि जो पर्यावरण है उसकी भी रक्षा करनी है और उसमें सुधार करना है, प्लस देश में जितने वन और वन्य जीव हैं उनकी भी रक्षा करनी है। तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इनकी रक्षा और इनमें वृद्धि करने की कोशिश करें। इसके बाद आर्टिकल 49 कहता है, तो आर्टिकल 49 के तहत ये कहा गया कि जो राज्य में कलात्मक कृतियां हैं या ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं या स्मारक हैं या स्थान है उन सब की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक नीतिपूर्ण बात होती है इन सब की रक्षा करना। इसके बाद आर्टिकल 50 के तहत ये कहा गया कि जो राज्य में लोक सेवाएं हैं उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका, हमारे यहाँ दो चीजें हैं, एक न्यायपालिका है एक कार्यपालिका है, दोनों के कार्यों को अलग अलग किया जाने की कोशिश करते रहना है ताकि लोगों के हित हो सके। इसके बाद आर्टिकल 51 आता है। आर्टिकल 51 के तहत यह घोषणा की गई कि राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। यहाँ राज्य का मतलब वैसे राष्ट्र से होता है, तो राज्य जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। राज्य का जो परिभाषा है वो आर्टिकल 13 में अच्छी दी हुई है। आर्टिकल 13 के तहत राज्य की परिभाषा दी हुई है, उसमें कोई भी सरकारी संस्थान आ सकता है या फिर जो राष्ट्रीय हित में अपनी बढ़ोतरी कर रहा हो वो भी एक राज्य हो सकता है।
कुल मिलाकर। तो ये तो अनुच्छेद 51 की बात हुई। अब इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स दो ऐसे भी हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत काम करते हैं। दो आर्टिकल में पहला आर्टिकल है आर्टिकल 350 ए। इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन है प्राइमरी स्टेज पर, वो किस में होनी चाहिए, मदर टंग में, यानी कि मातृभाषा में। अब बात आती है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें यही बात की गई है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 या 2021 के तहत यही बोला गया है कि जो प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन है वो किस में दी जाएगी, मातृभाषा में। इसके बाद आता है आर्टिकल 351। तो आर्टिकल 351 में ये कहा गया कि जो हमारी हिंदी भाषा है, राजभाषा, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। क्या दिया जाए, प्रोत्साहन। तो ये चीज हमारे पे आती है। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट है केटी शाह की, कि उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोला है। तो केटी शाह ने ये बोला है कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है एक चेक के समान है, जिसे कोई भी बैंक अपनी सुविधा के अनुसार अदा कर सकता है। तो ऐसा चेक है जिसे अपनी सुविधा के अनुसार उसको जितनी भी पेमेंट है वो कर सकता है। तो ये उसकी उनकी केटी शाह जी की स्टेटमेंट थी। तो ये थे हमारे आज के नीति निर्देशक तत्व। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।